नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आप सबका एके एकेडमी के जीके जीएस टेस्ट सीरीज़ क्लास में, डेली टेस्ट सीरीज़ क्लास में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग को पता है कि हम डेली जीके जीएस की टेस्ट सीरीज़ क्लास देते हैं और आज भी आपकी ये टेस्ट सीरीज़ क्लास होगी। थोड़ा सा टाइम का बदलाव होते रहता है, वो इस वजह से क्योंकि हमारी क्लासेस आपको रिकॉर्डेड वीडियो प्रोवाइड मैं करवाता हूँ। इस वजह से हमारे क्लास का कोई टाइम निर्धारित नहीं है, पर हाँ, आप इस बात के लिए निश्चिंत रहेंगे कि आपको क्लासेस डेली मिलती हैं। और जब से हमारा क्लास लाइव हो जाएगा तब से हमारे क्लास की एक टाइम होगी, एक ड्यूरेशन होगा कि 1 घंटे 2 घंटे या फिर 1.5 घंटे, जो भी क्लास का टाइम होगा, जो ड्यूरेशन होगा वो निर्धारित कर दिया जाएगा। और फिर इस तरह से टाइम का ये नहीं होगा कि आज दोपहर में तो कल शाम में तो परसों सुबह में, ऐसा कुछ टाइम नहीं होगा। कोई एक टाइम होगा जिस टाइम में आपको वीडियो यानी कि क्लास लाइव क्लासेस होंगी। तो इसके लिए आप लोग थोड़ा सा मेहनत करेंगे इस क्लास के सब्सक्राइबर के ऊपर, ताकि आप लोग ध्यान दे सकें। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि ये क्लास के बारे में और भी लोगों को पता चले, ताकि वो भी लोग इस क्लास से जुड़ सकें और हम लोग जितने भी लोग जिनको ये क्लास पसंद आती है इस क्लास में लाइव क्लास कर सकें। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, सभी को मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप इस क्लास में नए नए आए हैं तो क्लास को सब्सक्राइब कर लेंगे और घंटी के आइकन को ज़रूर दबा लेंगे नई वीडियो की सूचना पाने के लिए। और चलते हैं, देखते हैं हमारे क्लास का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। आपको बताना है कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील किस नदी पर बनाई गई है, और सॉरी, किस नदी पर बनाए गए बांध से बना है। आपको बताना है कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील ये कौन है। यहाँ से पहला सवाल तो ये कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है। तो मैं आपको बता दूं कि भारत की सबसे बड़ी जो कृत्रिम झील है वो गोविंद सागर है, गोविंद वल्लभ पंत है। गोविंद सागर या गोविंद वल्लभ पंत। ओके, ध्यान में रखेंगे। भारत की जो सबसे बड़ी कृत्रिम झील है वो है गोविंद सागर या फिर गोविंद वल्लभ पंत, ध्यान में रखेंगे। और यही जो गोविंद सागर या गोविंद वल्लभ पंत जो ये कृत्रिम झील है, आपको बताना है कि ये कृत्रिम झील किस नदी पर बनाए गए बांध से बना है, यानी कि आपको उस बांध का नाम बताना है। इस क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है। ब्रह्मपुत्र नदी के बांध, कावेरी नदी, या फिर रिहंद नदी, या फिर सरयू नदी। उस बांध का नाम बताना है कि किस बांध, जो बांध बना है उस बांध, वह बांध कौन सी नदी पे बनी है, ये आपको बताना है। जल्द से बताएंगे। ओके फ्रेंड्स, 5 सेकेंड आपके, मैं बता दूं कि आपको प्रत्येक क्वेश्चन पे 5 सेकेंड का समय दिया जाएगा, जो कि आपके इस क्वेश्चन के लिए 5 सेकेंड पूरे हो चुके हैं। तो मैं यहाँ पे आंसर कर रहा हूँ कि इसका राइट आंसर जो होगा वो रिहंद नदी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ऑप्शन नहीं दिया है ABCD करके, आपको ऊपर से नीचे तक ABCD मान लेना है, यानी कि ब्रह्मपुत्र A, कावेरी B, रिहंद नदी C और सरयू नदी D। ओके, ध्यान में रखेंगे इस बात को कि मैंने यहाँ पे ABCD नहीं दिया है, आपको सीधे मैं C बोल रहा हूँ, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। यहाँ पे सवाल पूछा गया था, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील किस नदी पर बनाई गई है, सॉरी, किस नदी पर बनाए गए बांध से बना है। तो रिहंद नदी पर बनाए गए बांध से बना है, ध्यान में रखेंगे। और जो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है वो है गोविंद सागर वल्लभ पंत। ओके, ध्यान में रखेंगे इस बात को। और चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अपने अगले सवाल पे कि हमारा अगला सवाल क्या है। फ्रेंड्स, एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि आपको अगर क्लास पसंद आती है तो लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच इस वीडियो को अपने जितने भी सोशल मीडिया साइट है, जैसे कि व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, जो भी आप यूज़ करते हैं सभी जगह एक बार शेयर कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस क्लास के बारे में बताने की कोशिश करेंगे, ताकि हम लोग लाइव क्लास में आ सकें। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको बताना है कि माता टीला घाटी परियोजना किस नदी पर स्थित है। बेतवा नदी, भागीरथी नदी, रामगंगा नदी, या फिर चंबल नदी। जल्दी से आंसर करेंगे, 5 सेकेंड है आपके पास। माता टीला नदी घाटी परियोजना किस नदी पर स्थित है, जल्द से आंसर करेंगे फ्रेंड्स।
ओके फ्रेंड्स, 5 सेकंड का समय है और वो आपका 5 सेकंड समाप्त हो चुका है। तो मैं आपको बता दूं कि माता टीला घाटी परियोजना, माता टीला घाटी परियोजना जो है ये बेतवा नदी पर स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, बेतवा नदी। यहाँ पे ध्यान में रखेंगे कि माता टीला घाटी परियोजना जो है ये बेतवा नदी पे स्थित है। और यहाँ पे अगर लाभान्वित राज्य अगर आपसे पूछ दे कि माता टीला नदी घाटी परियोजना से कौन कौन से ये राज्य लाभान्वित होते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, यानी कि यूपी और एमपी का जो क्षेत्र है, यूपी और एमपी का जो क्षेत्र है ये इस माता टीला परियोजना से लाभान्वित है। मैं आपको बता दूं कि ये जो परियोजना है नदी घाटी परियोजना, इस परियोजना का मुख्यतः काम ये होता है कि किसी भी शहर में या फिर राज्य में जो सिंचाई का काम होता है, जो जल पूर्ति का काम होता है, वो इस नदी घाटी परियोजना से उसकी पूर्ति की जाती है। ओके, सिंचाई मतलब कहने का मतलब अगर खेत में पानी पटाना है, सामान्य भाषा में अगर कहें तो खेत में पानी पटाना है, तो आप देखते होंगे कि कहीं कभी कभार कोई मशीन ले जाके आप किसी नदी से पानी निकाल करके किसी खेत में पटाते हुए देखे होंगे, तो वही सिंचाई करना यही होता है। तो यही माता टीला परियोजना जो है नदी घाटी परियोजना, तो इससे जो लाभान्वित होते हैं यूपी और एमपी, यानी कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, ये माता टीला परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं। ओके, और ये बेतवा नदी पर स्थित है, इसको ध्यान में रखेंगे। और फ्रेंड्स, भागीरथी नदी, ये टिहरी बांध परियोजना, भागीरथी नदी जो है टिहरी बांध परियोजना, ध्यान में रखेंगे, भागीरथी नदी टिहरी बांध परियोजना। ओके, चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे। मैं आपको बता दूं कि टिहरी बांध ये भागीरथी नदी टिहरी बांध। ओके फ्रेंड्स, ध्यान में रखेंगे इन दोनों बातों को। भागीरथी नदी टिहरी बांध परियोजना, आपसे पूछा जा सकता है टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो आप कहेंगे कि भागीरथी नदी पर स्थित है टिहरी बांध परियोजना। फिलहाल इस सवाल का जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, लेकिन आपसे अगर पूछ दे कि टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो आप कहेंगे कि भागीरथी नदी, टिहरी बांध। ओके, ध्यान में रखेंगे। फ्रेंड्स, मैं आप सभी को एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर आप जिस वक्त इस क्लास को देखते हैं उस वक्त अगर कॉपी पेन लेके बैठें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मैं जो क्लास में क्वेश्चन करवाता हूँ वो गिनती के नहीं करवाता कि 21 या फिर 20 या फिर 18, ऐसा कुछ नहीं है। मैं डिटेल डिस्कशन देता हूँ इस वजह से, ताकि आप अगर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आपके लिए क्लास हेल्पफुल हो सके। ओके, और ये सारे वैसे क्वेश्चन हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, तभी मैं आपको ये सारे प्रोवाइड करवा रहा हूँ मटेरियल। ओके, और फ्रेंड्स, अगर आपको इस क्लास की जो पीडीएफ है, अगर वो पीडीएफ चाहिए होंगी तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, AK Academy टारगेट बैच 2021 करके इसका टेलीग्राम जो आप ज्वाइन करेंगे, टारगेट बैच 2021 करके यहाँ पे आपको उस पर सर्च करेंगे, इंस्टाग्राम पे आपको मिल जाएगा। और जो हमारी क्लास का लोगो है वो आपके पहले क्वेश्चन पे दिख रहा होगा कि लोगो क्या है हमारी क्लास का, उसमें आपको वो लोगो भी दिख जाएगा, आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाएंगे। ओके, और वहाँ पे आपको PDF फ्री में मिल जाएंगी, और ये क्लासेस भी फ्री की हैं, आपको कोई पैसा नहीं देना। ओके, दूध सागर परियोजना, आपको बताना है कि दूध सागर परियोजना ये किस नदी पर अवस्थित है या फिर स्थित है, एक ही बात है। नर्मदा नदी, मांडवी नदी, वाराही नदी या फिर गोकक नदी, जल्द से बताएंगे फ्रेंड्स, आपके पास 5 सेकंड का समय है। दूध सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है, आंसर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, 5 सेकंड पूरे हो चुके हैं। मैं आपको आंसर बता दूं कि ये मांडवी नदी पर बना है, मांडवी नदी पे बना है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आपसे पूछा गया था यहाँ पे कि दूध सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो मांडवी नदी पे स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ये मांडवी नदी, आपसे पूछा जा सकता है कि मांडवी नदी कहाँ पे स्थित है या फिर किस राज्य में स्थित है, तो ये गोवा में स्थित है, गोवा। ओके, GOA। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, यहाँ से एक सवाल आपको और पूछा जा सकता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है, तो वो आपका गोवा ही है।
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? तो गोवा है। ओके, और यहाँ पे दूध सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो मांडवी नदी पे स्थित है। इसको ध्यान में रखेंगे। और फ्रेंड्स, ये दूध सागर परियोजना की अगर मैं आपसे सवाल में पूछ दे कि ऊंचाई क्या है, तो 310 मीटर आप निसंकोच कह सकते हैं। आपका आंसर सही होगा। 310 मीटर यहाँ पे इसकी ऊंचाई है दूध सागर परियोजना की, 310 मीटर। ओके, ध्यान में रखेंगे इन सारी बातों को। और मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ कि अगर आप इस क्लास को देखने बैठे हैं तो प्लीज़ पेन पेपर लेके बैठें, ताकि आपको जो मैं डिटेल बतलाता हूँ वो आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। और मैं इतना स्लो इस वजह से बोलता हूँ ताकि आप सभी लोग को जो थोड़ा सा स्लो है, या फिर जो नए लोग हैं इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं, या फिर कंपटीशन के दौर में अभी आए ही हैं, तो उनको सभी लोगों को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ सके। मैं थोड़ा और स्पीड बोल सकता था, पर मैं नहीं बोल रहा, क्योंकि सभी लोग का दिमाग स्पीड नहीं होता है, स्पीड में काम नहीं करता है। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा स्पीड बोल रहा हूँ। लेकिन कुछ लोग होंगे ऐसे जिनको लग रहा होगा कि ये बहुत स्लो है, तो आप अपने ये सेटिंग में जाएंगे यूट्यूब के और प्लेबैक स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। ओके, चलते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं अपना अगला सवाल। आपका अगला सवाल आ गया है आपके स्क्रीन पे, और ये आप देख रहे होंगे। ये आप ही लोग के एंटरटेनमेंट के लिए मैंने इस क्लास को इस तरह से डिज़ाइन किया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी झील जम्मू कश्मीर में स्थित है? आपको बताना है। मानसबल झील, वुलर झील, डल झील, या फिर शेषनाग झील। फ्रेंड्स, जल्दी से आंसर करेंगे। आपके पास 5 सेकंड का समय है इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। और सभी लोग क्लास में उपस्थिति के तौर पे जय हिंद ज़रूर लिखेंगे। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी एस्पिरेंट्स से। ओके, सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सारे ऑप्शन दिए गए हैं, आपसे पूछा गया है, सॉरी, क्वेश्चन पहले हम पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील जम्मू कश्मीर में स्थित है? तो मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में झील की अगर आपसे बात पूछे कि जम्मू कश्मीर में कौन सी झील स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में केवल यही झील नहीं है जो यहाँ पे दिखाए गए हैं। जम्मू कश्मीर में वुलर झील है, शेषनाग झील है, बैरीनाथ झील है, अनंतनाग झील है, और डल झील है। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम देखें तो 5 से 6 झील यहाँ पे आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलती है। जो कि यहाँ पे जो दिखा गया है वो मानसबल झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में है ही। वुलर झील है, ये भी जम्मू कश्मीर में है। डल झील की बात यहाँ पे की गई है, ये भी जम्मू कश्मीर में है। और शेषनाग झील, ये भी हमारा जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी झील हैं ये सारे जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। ओके फ्रेंड्स, जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो यहाँ पे सवाल पूछा गया था आपसे सवाल पूछा गया था फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी झील जम्मू कश्मीर में स्थित है? तो ये सभी, यानी कि एक मिनट फ्रेंड्स, निम्नलिखित में कौन सी झील जम्मू कश्मीर में स्थित है? तो ये जो चारों झील दिए गए हैं, ये चारों झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो यहाँ पे चारों झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। और मानसबल झील यहाँ पे है ही। वुलर झील भी है यहाँ पे। और मैं आपको एक बात तो और बता दूं कि वुलर झील की अगर बात यहाँ पे करें तो ये मीठे पानी की झील है। वुलर झील मीठे पानी की झील है। फ्रेंड्स, ध्यान में रखेंगे, वुलर झील मीठे पानी की झील है। ओके, ध्यान में रखेंगे इस बात को। और चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे हाजिर है। देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे सवाल आपसे पूछा गया कि भारत में कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर खेती होती है? आपको बताना है कि भारत का जो कुल क्षेत्रफल है उसके कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भूभाग पर कृषि होती है या फिर खेती होती है? 51%, 21%, 35% या फिर 70%? फ्रेंड्स, आंसर करेंगे। आपके पास 5 सेकंड का समय इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। भारत में कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर खेती होती है?
ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आंसर होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे 51% होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर होगा। 51% भूभाग पर, भारत के कुल क्षेत्रफल का 51% भूभाग पर क्या होता है, कृषि होती है, जिसमें से 21% की अगर हम बात करें तो ये वन, यहाँ पे जो 21% भूमि पर जो है वन पाए जाते हैं, 21% भूमि पर वन यानी कि जंगल पाए जाते हैं। ध्यान में रखेंगे इन दोनों बातों को। आपसे सीधे सीधे पूछा जा सकता है कि भारत के कुल क्षेत्रफल में से कितने प्रतिशत भूभाग पर वन आच्छादित क्षेत्र है, कितने प्रतिशत भूभाग वन आच्छादित क्षेत्र है, तो आप कहेंगे 21% भूभाग पर वन आच्छादित क्षेत्र है या फिर वन पाए जाते हैं। और 51% भूभाग पर क्या होता है, कृषि होती है, खेती होती है। चलते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं अगला सवाल। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे हाजिर है। आपसे पूछा गया है केंचुए का पालन क्या कहलाता है, एपी कल्चर, वीटी कल्चर, ओलेरी कल्चर या फिर वर्मी कल्चर। जल्दी से आंसर करेंगे फ्रेंड्स, आपके पास 5 सेकंड का समय है इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं इसका आंसर देखते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वर्मी कल्चर आंसर होगा फ्रेंड्स, वर्मी कल्चर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। वर्मी कल्चर यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स एपी कल्चर की अगर हम बात करें तो एपी कल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है। ये एपी कल्चर, और यहाँ पे स्पेस नहीं होता, एपी कल्चर मधुमक्खी पालन का अध्ययन है। मधुमक्खी पालन का अध्ययन एपी कल्चर कहलाता है फ्रेंड्स, ध्यान में रखेंगे इस बात को। और वीटी कल्चर की अगर हम बात करें तो वीटी कल्चर अंगूर की खेती से संबंधित है। अंगूर यानी कि ग्रेप्स, GRAPES, ग्रेप्स। और फ्रेंड्स ओलेरी कल्चर जो यहाँ पे दिया गया है, ओलेरी कल्चर सब्जियों का उत्पादन। ओलेरी कल्चर क्या है, सब्जियों का उत्पादन, यानी कि वेजिटेबल, VEGITABEL। ओके, तो ध्यान में रखेंगे इन सारी बातों को। एपी कल्चर मधुमक्खी पालन, और वीटी कल्चर, ये वीटी कल्चर मैंने अभी अभी आपको बताया, वीटी कल्चर अंगूर की खेती यानी कि ग्रेप्स, और ओलेरी कल्चर सब्जियों का जो अध्ययन, या सॉरी अध्ययन नहीं है, उत्पादन किया जाता है, वो ओलेरी कल्चर कहलाता है। और वर्मी कल्चर तो यहाँ पे पूछा ही गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का डी आंसर होगा। और केंचुए की अगर हम बात करें फ्रेंड्स तो केंचुआ किसान का मित्र कहलाता है। फ्रेंड्स आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किसे किसान का मित्र कहा जाता है। वहाँ पे 4 ऑप्शन दिए होंगे, केंचुआ होगा, मेंढक होगा, सांप होगा, बिच्छू हो सकता है, तो मतलब ये गाय भी हो सकता है। तो आपको इन सारे ऑप्शन को इग्नोर करना है और आपको आंसर करना है केंचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि केंचुए के किसान का मित्र इस वजह से कहा जाता है क्योंकि केंचुआ जो होता है मिट्टी के अंदर पाया जाता है, आप सभी लोग जानते हैं। और केंचुए के अंदर केंचुआ क्या करता है, मिट्टी को भुरभुरा बनाने का काम करता है, जिस वजह से मिट्टी क्या होती है, उसमें खेती अच्छी होती है। ओके, और बंजर ज़मीन में केंचुए केंचुए नहीं रहते, वहाँ पे उनको ये नहीं मिल पाता है, ऑक्सीजन नहीं मिल, जब जहाँ की ज़मीन बंजर है वहाँ पे ऑक्सीजन ज़मीन के अंदर जाएगी कहाँ से, तो वहाँ पे जीव रहेंगे कहाँ से, केंचुआ भी तो जीव ही है ना, तो वहाँ पे केंचुआ नहीं पाया जाता और ना ही वहाँ पे उस ज़मीन में, बंजर ज़मीन में खेती हो पाती है। तो केंचुए को किसान का मित्र इस वजह से कहा जाता है क्योंकि केंचुआ ज़मीन को उपजाऊ बनाने का काम करता है, एक तरह से कह सकते हैं ज़मीन की मिट्टी को भुरभुरा बनाने का काम करता है, जिस वजह से खेती अच्छी होती है। ओके, ध्यान में रखेंगे। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है भारत में खाद्यान्नों के अंतर्गत आने वाले कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत हिस्से पर चावल की खेती होती है। यानी कि खाद्यान्न जैसे कि गेहूं, चावल, मक्का, ये सब जो हो गया, इन सभी को कहा गया कि भारत में खाद्यान्नों के अंतर्गत आने वाले कुल क्षेत्रफल के, यानी कि गेहूं, मक्का, चावल, इन सभी को अगर खाद्यान्न के अंतर्गत हम रखते हैं तो इन खाद्यान्नों के अंतर्गत आने वाले कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत हिस्से पर चावल की खेती होती है, उसमें चावल का हिस्सा कितना है, ये आपको बताना है। आपके पास 5 सेकंड का समय है इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए, जल्दी से आंसर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, 5 सेकंड पूरे हो चुके हैं। यहाँ पे हमारा आंसर होगा 47%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। फ्रेंड्स ध्यान में रखेंगे,
ये हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे और देखते हैं हमारा अगला सवाल। फ्रेंड्स आपसे पूछा गया है अगले सवाल में, आपको बताना है कि भारत में मुख्य खाद्य फसल कौन है। भारत में मुख्य खाद्य फसल कौन है? गेहूं, चावल, मक्का, सरसों। जल्दी से आंसर करेंगे, आपके पास 5 सेकंड का समय है इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। भारत में मुख्य खाद्य फसल कौन है? ओके फ्रेंड्स, देखते हैं इसका आंसर। फ्रेंड्स यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो होगा चावल। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हमारा आंसर होगा चावल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, ध्यान में रखेंगे, चावल जो है भारत में मुख्य खाद्यान्न फसल के रूप में जाना जाता है। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि चावल के उत्पादन में अगर देश की पूरे विश्व में अगर हम पूछें कि चावल उत्पादन में अग्रणी देश कौन है, तो वहाँ पे चाइना होगा फर्स्ट नंबर पे, एंड सेकेंड नंबर पे हमारा इंडिया होगा। फ्रेंड्स ये फर्स्ट नंबर पे है और ये हमारा इंडिया सेकेंड नंबर पे है। ध्यान में रखेंगे कि विश्व में प्रथम स्थान पे चावल उत्पादन में कौन सा देश है, तो चाइना है, और सेकंड स्थान पे हमारा इंडिया है। ध्यान में रखेंगे इस बात को। और फ्रेंड्स जब चावल की बात हुई है तो मैं आपको बता दूं कि चावल में विटामिन बी मौजूद होता है, और जो चावल होता है गोल्ड राइस जो होता है, एक मिनट मैं सबको रब कर लूँ, यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और जो गोल्ड राइस होता है फ्रेंड्स, गोल्ड राइस GOLD गोल्ड राइस, इसमें फ्रेंड्स ये जो होता है गोल्ड राइस, इसमें विटामिन ए मौजूद होता है। मैं आपको बता दूं कि चावल में अगर फ्रेंड्स आपसे सवाल सीधे सीधे पूछा जाए कि चावल में कौन सा विटामिन होता है, तो आप विटामिन बी मारेंगे आंसर। लेकिन अगर आपसे कह दे कि गोल्ड राइस में कौन सा विटामिन मौजूद होता है, तो वहाँ पे हमारा आंसर बी नहीं होगा, यहाँ पे आपका आंसर ये गलत हो जाएगा। आपको आंसर ए करना होगा, तभी आपका आंसर सही होगा। और फ्रेंड्स फिलहाल इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो भारत में मुख्य खाद्य फसल कौन है, तो वो चावल है। और अभी अभी मैंने आपको बताया कि चावल उत्पादन में अग्रणी देश चाइना है और दूसरे नंबर पे हमारा भारत है। ओके, चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे। और हमारा अगला सवाल आपसे पूछा गया है, आपको बताना है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन चावल की अधिक पैदावार देने वाली किस्म है। IR20, RI20, TPR20 या फिर RTP45। जल्दी से आंसर करेंगे, आपके पास 5 सेकंड का समय इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन चावल की अधिक पैदावार देने वाली किस्म की निम्नलिखित में से कौन चावल की अधिक पैदावार देने वाली किस्म है। जल्दी से आंसर करेंगे फ्रेंड्स, आपके पास 5 सेकंड का समय है इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं इसका आंसर। फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा IR20, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। मैं आपको फ्रेंड्स एक बात बता दूं कि चावल, अभी अभी मैंने बताया कि चावल में सामान्यतः अगर आपसे पूछा जाए तो विटामिन ए मौजूद होता है, लेकिन गोल्ड राइस में कौन सा चावल में विटामिन बी मौजूद होता है। लेकिन सामान्यतः अगर सीधे आपसे गोल्ड राइस पूछ दे तो गोल्ड राइस में विटामिन ए होता है। ओके, ध्यान में रखेंगे इस बात को। और चावल उत्पादन में अग्रणी देश चाइना है और दूसरे नंबर पे हमारा भारत है। और यहाँ पे IR20 जो है, यहाँ पे चावल की अधिक पैदावार देने वाली ये किस्म का नाम है IR20। ध्यान में रखेंगे, IR20 चावल की अधिक पैदावार देने वाली किस्म है। फ्रेंड्स चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं अपना अगला सवाल। आपसे पूछा गया है, काली मिट्टी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है चूना, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम या फिर यह सभी। जल्दी से आंसर करेंगे, आपके पास 5 सेकंड का समय है इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। काली मिट्टी में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, 5 सेकंड पूरे हो चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि काली मिट्टी में यह सभी पाया जाता है, यानी कि चूना भी पाया जाता है, एल्यूमिनियम भी पाया जाता है, मैग्नीशियम भी पाया जाता है। ध्यान में रखेंगे कि काली मिट्टी में चूना, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम तो पाया ही जाता है, लेकिन इसके साथ साथ आयरन भी पाया जाता है। फ्रेंड्स जब बात
आयरन की आ ही गई है, तो मैं आपको बता दूं कि आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। आप सभी को कमेंट करके आंसर करना है कि आयरन की कमी से मनुष्य के शरीर में कौन सा रोग होता है। ये सभी लोग के लिए क्वेश्चन है और ये आज का क्वेश्चन है जो कि आप सभी लोग जो भी वीडियो को देखेंगे आंसर करेंगे, चाहे आप वो कल देखें या फिर परसों देखें या फिर एक सप्ताह बाद देखें, कोई मैटर नहीं है, इट डजेंट मैटर। ओके, चलते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं इसका आंसर। फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बता दूं, तो यहाँ पे ध्यान में रखेंगे कि काली मिट्टी में प्रचुर मात्रा में, यानी कि प्रचुर मात्रा मतलब अधिक मात्रा में जो पाया जाता है वो आयरन भी पाया जाता है, चूना भी पाया जाता है, एल्यूमिनियम भी पाया जाता है, मैग्नीशियम भी पाया जाता है और साथ में आयरन ध्यान में रखेंगे। यानी कि 4 चीज़ें हैं जो काली मिट्टी में पाई जाती हैं। और काली मिट्टी का जो काला रंग होता है वो टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। एक मिनट रब कर लेते हैं इसको। टिटेनीफेरस काली मिट्टी का जो रंग काला होता है वो टिटेनीफेरस के कारण होता है। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे, आपसे हो सकता है कि यह क्वेश्चन पूछ दे। तो आपको मैं सारा डिटेल इस वजह से ही करवाते चल रहा हूँ ताकि आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हो तो आपके लिए ये क्लास हेल्पफुल हो सके। ओके, ध्यान में रखते हुए चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे। और हमारा अगला सवाल आपसे पूछा गया है, और काली मिट्टी में तो सभी लोग जानते हैं, जो भी नहीं जानते लोग तो मैं आपको बताऊँ कि काली मिट्टी में ये कपास की खेती अच्छी होती है। आपसे पूछा जा सकता है कि कपास की खेती किस मिट्टी में ज़्यादातर होती है या फिर अच्छी उपज होती है कपास की, तो वहाँ पे काली मिट्टी आपका राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स यहाँ पे अगला सवाल आपसे पूछा गया कि भारत में काली मिट्टी कहाँ नहीं पाई जाती, तो इसको हटा देना है, बाकी जो काली मिट्टी में लिखा हुआ है उसका कोई मतलब नहीं है। आपको बताना कि भारत में काली मिट्टी कहाँ नहीं पाई जाती है। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र और त्रिपुरा। सॉरी, यहाँ पे जो हमारा लास्ट वाला ऑप्शन है ये त्रिपुरा है, ध्यान में रखेंगे, त्रिपुरा। ओके फ्रेंड्स, ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है ये त्रिपुरा है, ध्यान में रखेंगे। आपसे पूछा गया है, आप जल्दी से आंसर करेंगे कि काली मिट्टी कहाँ नहीं पाई जाती है। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, गुजरात में काली मिट्टी पाई ही जाती है, महाराष्ट्र में भी पाई जाती है और मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में भी पाई जाती है, लेकिन त्रिपुरा में नहीं पाई जाती। आपको मैं बता दूं, आपको जो हमारे भारत का जो ये पश्चिमी क्षेत्र उसमें ये सारे राज्य आते हैं, उसके अंतर्गत ही, और उन्हीं सारे क्षेत्रों में, लगभग उन्हीं क्षेत्रों में ये काली मिट्टी पाई जाती है। आप देख रहे हैं गुजरात भी हमारा पश्चिमी भारतीय राज्य है, महाराष्ट्र भी पश्चिमी भारतीय राज्य है, मध्य प्रदेश भी हमारा मिडिल भाग में पड़ता है, यानी कि मध्य भारत में पड़ता है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखेंगे और चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे, और हम अपना अगला सवाल देखते हैं। फ्रेंड्स आपको बताना है विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता देश कौन है। फ्रेंड्स सभी लोग तंबाकू से तो परिचित हैं ही, आपको बताना है अमेरिका, चीन, भारत या फिर रूस। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जो भी लोग उपभोक्ता नहीं समझते हैं उनके लिए ये उपभोक्ता का मतलब होता है, वैसे उपभोक्ता मतलब यूज़ करने वाला। ओके, जहाँ पे सबसे ज़्यादा उपयोग में तंबाकू को उपयोग में लाया जाता है वह देश कौन है। जहाँ पे सबसे ज़्यादा इसका उपयोग किया जाता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन किया जाता है, उस देश का नाम आपको बताना है। अमेरिका, चीन, भारत या फिर रूस। जल्दी से आंसर करेंगे, 5 सेकंड है आपके पास। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान में रखेंगे कि तंबाकू विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता, उत्पादन भी सबसे ज़्यादा चीन ही करता है, और उपभोक्ता यानी कि तंबाकू का जो सेवन करने वाला जो सबसे ज़्यादा देश है, सबसे ज़्यादा सेवन करने वाला देश है वो भी चीन ही है। ध्यान में रखेंगे, चीन ही
तंबाकू का सबसे ज़्यादा उत्पादन भी करता है और उसका उपभोग भी करता है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए कि तंबाकू उत्पादन में भारत का कैवा स्थान है, यानी कि इंडिया का कैवा स्थान है, तो आप कहेंगे कि इंडिया हमारा थर्ड नंबर पे है, यानी कि तीसरे नंबर पे है। इन दोनों बातों को आपको ध्यान में रखना है कि तंबाकू उत्पादन में भारत का कैवा स्थान है, तो तीसरा स्थान है विश्व में। और विश्व में पहला स्थान कौन रखता है, तो वो चीन रखता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ध्यान में रखेंगे। और मैं आपको बता दूं कि तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया को क्यूरिंग कहते हैं। क्यूरिंग क्यूरिंग ध्यान में रखेंगे। तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया क्यूरिंग कहलाती है, और इसी की वजह से तंबाकू में जो स्मेल होती है, गंध होती है, ये सारी चीज़ें उसमें समाहित होती हैं या फिर आ जाती हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे, और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। आपको बताना है कि भारत में चाय की खेती कहाँ से प्रारंभ हुई है। राजस्थान, असम, जम्मू कश्मीर या फिर मेघालय। जल्दी से आंसर करेंगे, आपके पास 5 सेकंड का समय है। भारत में चाय की खेती कहाँ से प्रारंभ हुई, जल्दी से बताएंगे फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं इसका आंसर। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो असम होगा, ध्यान में रखेंगे। हमारा राइट आंसर होगा असम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। भारत में चाय की खेती कहाँ से प्रारंभ हुई, अगर आपसे पूछा जाए तो असम की ब्रह्मपुत्र घाटी से, यहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी चाय की। और चाय की पत्तियों में आपसे पूछा जा सकता है, और पूछा ही गया है कि चाय की पत्तियों में या फिर चाय में क्या पाया जाता है, तो कैफीन पाया जाता है। कैफीन पाया जाता है, यहाँ पे बी आंसर होगा। और चाय की पत्तियों में कैफीन पाया जाता है, ध्यान में रखेंगे। कैफीन चाय की पत्तियों में पाया जाता है। और एक और चीज़ पाया जाता है चाय की पत्ती में, वो है टैनिन। अभी तक तो आपने बहुत सारे लोगों ने कैफीन ही केवल पढ़ा होगा, लेकिन चाय की पत्तियों में कैफीन और टैनिन दोनों पाया जाता है, ध्यान में रखेंगे कि चाय की पत्तियों में कैफीन और टैनिन दोनों पाया जाता है। और भारत में जो चाय की जो उच्च कोटि, यानी कि हाई, कह सकते हैं कि अच्छी क्वालिटी की जो चाय होती है वो दार्जिलिंग में पैदा की जाती है, दार्जिलिंग, ध्यान में रखेंगे। और फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा असम, ध्यान में रखेंगे। असम के ब्रह्मपुत्र घाटी में इसका पहले भारत में शुरुआत हुआ था। चलते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं अगले सवाल पे, और हमारा अगला सवाल है, आपसे पूछा गया है कि मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है। रेडियोलॉजी, पेडोलॉजी, हर्पेटोलॉजी या फिर डर्मेटोलॉजी। जल्दी से आंसर करेंगे फ्रेंड्स, 5 सेकंड है आपके पास इसका राइट आंसर करने के लिए। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, ध्यान में रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पेडोलॉजी, ध्यान में रखेंगे, यानी कि मृदा विज्ञान। अगर इसको हिंदी में कहें तो मृदा विज्ञान कहेंगे, मृदा विज्ञान, ये हमारा राइट आंसर होगा। आपसे पूछा गया था कि मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है, तो पेडोलॉजी कहलाता है, या फिर आप कह सकते हैं हिंदी में अगर लिखा हुआ रहे तो मृदा विज्ञान आप आंसर दे सकते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं अगला सवाल, और अगला सवाल क्या है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब से मानी जाती है। 1967 से 68, 1867 से 78, 1947 से 53 या फिर 1905 से 55। जल्दी से आंसर करेंगे फ्रेंड्स, 5 सेकंड है आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब से मानी जाती है। और फ्रेंड्स, हरित क्रांति क्या है, मुझे लगता है कि मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। इसको इंग्लिश में ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं इसका राइट आंसर। फ्रेंड्स, यहाँ पे हरित क्रांति की शुरुआत 1967-68 से मानी जाती है, 1967। ओके, सॉरी फ्रेंड्स, क्वेश्चन, ओह, हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा अलग चला गया था।
भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो 1967-68 से मानी जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फ्रेंड्स, ध्यान में रखेंगे। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि हरित क्रांति का मतलब होता है ग्रीन रिवॉल्यूशन अगर इंग्लिश में बोले तो। और इसके आने से, हरित क्रांति के आने से हमारे भारत में जो कृषि की जो स्थिति है, खेती की जो स्थिति है, वो काफ़ी सुधरी थी। और 1967-68 में पहली बार हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। आप लोग में से कोई भी लोग अगर जानते होंगे कि हरित क्रांति के जनक कौन है तो ज़रूर आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में, ये मेरी रिक्वेस्ट है सभी लोगों से। चलते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं इसका। फ्रेंड्स तो हरित क्रांति मैंने अभी समझाया नहीं आपको। हरित क्रांति का मतलब होता है फ्रेंड्स वैसी क्रांति जो कृषि के क्षेत्र में काम आई, जो गेहूं या फिर चावल या फिर मक्का के उत्पादन में वृद्धि करने में काम में आई, उसी को हरित क्रांति यहाँ पे कहा जा रहा है और एक्स्ट्रा कुछ है नहीं। ठीक है, तो हरित क्रांति के आने से ज़्यादातर चावल और गेहूं के जो उत्पादन में वृद्धि हुई थी, इसी को हरित क्रांति नाम दिया गया है। चलते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं अगला सवाल। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। आपको बताना है फ्रेंड्स कि लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर लौह ऑक्साइड या फिर बेरियम ऑक्साइड के कारण। जल्दी से आंसर करेंगे, 5 सेकंड है आपके पास फ्रेंड्स इसका राइट आंसर करने के लिए। फ्रेंड्स सभी लोग, अगर आपको क्लास पसंद आती है तो लाइक करेंगे और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्लास से जुड़ पाएँ, इस क्लास में बताए गए क्वेश्चन का लाभ उठा पाएँ, ताकि वो अपनी आगामी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर पाएँ। और फ्रेंड्स ये क्लास जीके जीएस की क्लास है और ये डेली टेस्ट सीरीज़ क्लास है। यहाँ पे कोई आपको ये डिटेल किसी टॉपिक पे नहीं पढ़ाया जाएगा, लेकिन डिटेल डिस्कशन ज़रूर होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बताया था कि लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है, तो ये लौह ऑक्साइड के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर फ्रेंड्स। ध्यान में रखेंगे, लाल मिट्टी का रंग लाल होता है लौह ऑक्साइड के कारण। फ्रेंड्स यहाँ से एक बात और मैं आपको बता दूँ कि लाल मिट्टी सामान्यतः जो होती है वो बंजर ज़मीन, जो लाल मिट्टी होती है सामान्यतः इसमें लौह ऑक्साइड के कारण होती है, और ये ज़मीन ज़्यादातर बंजर ही मिलती है। और ये ज़मीन कुछ मात्रा में आपको झारखंड में देखने को मिल सकती है। मैं झारखंड गया भी हूँ और मैंने देखा है कि वहाँ पे जो मिट्टी है वो लाल मिट्टी होती है। और फ्रेंड्स ये लौह ऑक्साइड के कारण होती है, यानी कि आप लोग समझ रहे होंगे वहाँ की मिट्टी में लोहा अधिक मात्रा में पाया जाता है। फ्रेंड्स यहाँ पे ये अम्लीय, फ्रेंड्स ये जो मिट्टी है लाल मिट्टी, इसकी प्रकृति कैसी होती है आपसे पूछ दे कि मिट्टी कैसी प्रकृति की होती है, तो ये एसिडिक होती है, अम्लीय होती है, अम्लीय होती है। फ्रेंड्स आपसे पूछा जा सकता है कि लाल मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है, तो आप कहेंगे कि लाल मिट्टी की प्रकृति अम्लीय होती है। ओके, और इसमें ना तो नाइट्रोजन पाया जाता है, ना फास्फोरस पाया जाता है, और ना ही इसमें ह्यूमस यानी कि नमी पाई जाती है। ध्यान में रखेंगे। चलते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं। और फ्रेंड्स इस मिट्टी में ऐसा नहीं है, मैंने कहा कि ज़्यादातर कुछ तो ज़मीन ऐसी होंगी ना जो कि उपजाऊ होंगी, तो ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी ज़मीन ये बंजर ही होती है या फिर ये उर्वरा विहीन होती है, यानी कि यहाँ पे कृषि नहीं होती, ऐसा नहीं है। इस मिट्टी में भी कृषि होती है, जैसे कि गेहूं हो गया, कपास हो गया, दाल हो गया, बाजरा हो गया, इन सारी चीज़ों की खेती इन जगह पे भी होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती। और मैंने अभी ये झारखंड का जिक्र किया है, तो मैंने जब झारखंड का जिक्र किया है तो एक बात और मैं बता दूं कि झारखंड पहले हमारे बिहार का ही अंग हुआ करता था। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड हमारे बिहार से अलग होकर के एक राज्य बना था। 15 नवंबर 2000 ईस्वी, ध्यान में रखेंगे, झारखंड हमारे बिहार से अलग होकर के एक राज्य बना 15 नवंबर 2000 ईस्वी, ध्यान में रखेंगे। और फ्रेंड्स ये जो काली मिट्टी लाल मिट्टी है, इस लाल मिट्टी को आप आंध्र प्रदेश में देख सकते हैं, तमिलनाडु में देख सकते हैं, महाराष्ट्र में देख सकते हैं, तो कर्नाटक में भी देख सकते हैं। तो इन सारी जगहों पे आप इस लाल मिट्टी को देख सकते हैं। तो चलते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं अगला सवाल। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ गया है आपके सामने। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसके उपयोग से बियर का निर्माण किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए गेहूं, ऑप्शन नंबर बी मकई, सी बाजरा या फिर डी धान। जल्दी से आंसर करें फ्रेंड्स, आपके पास 5 सेकंड का समय है।
ओके फ्रेंड्स, देखते हैं इसका आंसर। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसके उपयोग से बियर का निर्माण होता है। फ्रेंड्स ये जो बियर है, बियर गेहूं के किण्वन के द्वारा यानी फर्मेंटेशन के द्वारा जो है इसका बियर का निर्माण गेहूं से होता है, ना कि मकई से, बाजरा से और धान से, इन सभी चीज़ों से नहीं होता। और गेहूं का फ्रेंड्स आपसे पूछा जा सकता है कि गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो जो इसका गेहूं का वैज्ञानिक नाम है वो ट्रिटिकम एस्टिवम है। ट्रिटिकम 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 एस्टिवम एस्टिवम है। ध्यान में रखेंगे, गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम है। और इसी के साथ हमारे क्लास की जो क्वेश्चन है उसकी समाप्ति होती है। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग जीके जीएस क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।